हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी स्मार्टली विद ज्योति। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्क। इससे पहले हम लोगों ने वर्क को समझा और मॉडर्न सोसाइटी का जो वर्क है और जो पहले ट्रेडिशनल सोसाइटी का वर्क था उस दोनों के बीच के डिफरेंस को हमने समझा। तो सबसे पहले देख लेते हैं वर्क के अंदर हम लोगों ने क्या समझा। वर्क जो होता है वो या तो पेड होगा या फिर अनपेड होगा। ये पेड और अनपेड वर्क जो होगा ये मोस्टली इसमें जो एक्सपेंसन होगा वो किस चीज़ का होगा, वो या तो फिजिकल एफर्ट्स का होगा, फिजिकल लेबर लगेगा, या फिर कह सकते हैं हम मेंटल एफर्ट्स लगेंगे। और इसके थ्रू कुछ प्रोडक्शन होगा या तो गुड्स का या फिर सर्विसेज का। और ये जो गुड्स और सर्विसेज होंगे ये फुलफिल करेंगे, ये कैटर करेंगे ह्यूमन नीड्स को। ये हम लोगों ने वर्क में देखा था। और इसके बाद हम लोगों ने समझा जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है वहाँ पे कलेक्टिविटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। वहाँ प्रोडक्शन जो होता था वो लो स्केल प्रोडक्शन होता था। प्रोडक्शन जो है वो होम बेस्ड प्रोडक्शन होता था, ना कि फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन होता था। जो भी प्रोड्यूस करते थे लोग उससे उसका इमोशन जुड़ा हुआ होता था और उससे सेल्फ सफिशिएंसी को वो फील करते थे। अपने आप में सारे लोग सेल्फ सफिशिएंट थे। लेकिन आज जो हमारा सोसाइटी है इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद यहाँ पे अपने प्रोडक्ट के साथ वो इमोशन नहीं जुड़ा हुआ है। लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है वो दूसरे लोगों पे डिपेंडेंसी जो है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द ट्रेडिशनल सोसाइटी। और जो फैक्ट्री है वो आउटसाइड दी मतलब जो लोकल रेसिडेंस एरिया होता था, जो रेसिडेंसी एरिया होता था उससे अलग है और उसे हम फैक्ट्री के रूप में जानते हैं। आज हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्क। वर्क का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ। इंडस्ट्रियल प्रोसेस वर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल ऑपरेशंस दैट कुड बी प्रिसाइजली टाइम्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड मॉनिटर्ड। जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है, जो इंडस्ट्रीज में काम होती है, वो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वो बांटे गए होते हैं, वो ब्रोकन होते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। वो सिंपल होते हैं और फिक्स टाइम के अंदर करना रहता है। वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो कि उनको रेगुलरली जो है वो मॉनिटर करते हैं, रेगुलरली उसको सुपरवाइज करते हैं। मास प्रोडक्शन डिमांड्स मास मार्केट्स। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इनोवेशंस वाज दी कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मूविंग असेंबली लाइन। अब जैसे जैसे प्रोडक्शन बड़ा होगा तो लोग वैसे तो प्रोड्यूस करेंगे नहीं, जो कैपिटलिस्ट होंगे वैसे तो कैपिटल लगाएंगे नहीं, तो उनके लिए उसको चाहिए एक मार्केट। अगर मास प्रोडक्शन है तो मास मार्केट भी होना चाहिए, एक बड़ी मार्केट भी होना चाहिए। और मास प्रोडक्शन कैसे बढ़ा। पहले क्या होता था, चीज़ें हैंडमेड होती थी। कोई भी क्राफ्ट्स बनता था वो हैंड से बनता था, वो बहुत एक ही क्राफ्ट को बनने में बहुत लंबा समय लेता था। लेकिन जब से असेंबली लाइन प्रोडक्शन शुरू हुआ और जब से मशीनें आ गई, बड़ी बड़ी जो है वो ऑटोमेटिक मशीनें आ गई, वो सारे जो हैंडमेड काम होते थे वो मशीनें करने लगी, तो प्रोडक्शन जो है वो भी बढ़ गया, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गया। तो सबसे पहले हम समझते हैं असेंबली लाइन क्या होता है। जैसे कि अगर हम देखें गाड़ी की जो कंपनियां होती हैं, जो व्हीकल्स वगैरह बनाती है, उसमें क्या होता है, कहीं एक जगह जो है वो ये एक पाइप टाइप का लगा हुआ है, एक फीता टाइप का लगा हुआ है यहाँ पर, और ये दो जगह से जो है सो दोनों जगह से एंड से वो जुड़ी हुई है किसी मशीन से। अब जैसे जैसे ये मशीन जो है वो राउंड राउंड घूम रहा है, वैसे वैसे ये पाइप भी जो है वो राउंड राउंड ऐसे करके ये राउंड राउंड घूम रहा है। अब लोग क्या करेंगे, कोई एक पर्सन है जो यहाँ पे उसने इंजन सेट किया, इंजन के अंदर जो है उन्होंने कुछ नट वोल्ट्स वगैरह लगाए। फिर यहाँ आएगा, यहाँ पे कोई मिरर सेट कर रहा होगा, वो इस यहाँ पे मिरर सेट कर देगा। कोई यहाँ पे होगा पर्टिकुलर पर्सन, यहाँ पे जो पर्सन होगा वो ये सिर्फ मिरर सेट कर रहा होगा, यहाँ पे जो है वो इंजन सेट कर रहा होगा। यहाँ जो पर्सन होगा वो सिर्फ जो व्हील्स जो है वो सेट कर रहा होगा। यहाँ जो पर्सन काम कर रहा होगा वो इस पूरे एक फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में इसको देख रहा होगा। यानी एक पर्टिकुलर पर्सन एक पर्टिकुलर काम को ही कर रहा है और ये सारे लोग इसी में स्पेशलाइज्ड है। जो मिरर सेट कर रहा है वो मिरर सेट करने में ही स्पेशलाइज्ड है, जो व्हील सेट कर रहा है वो व्हील सेट ही कर सकता है। और इससे क्या हुआ, एक ही पर्सन को बहुत सारे काम नहीं देखना पड़ा और सारे लोग अपने अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो गए, जिस कारण से अब रेट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया। और एक जगह से जो दूसरे जगह सामान उठा करके ले जाने का जो समय था वो भी समय कम लग गया, यानी अब कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है। Modern industrial production needs expensive equipments and continuous monitoring of employee through monitoring और surveillance system। जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है उसमें बहुत ही एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स होते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव मशीन्स होती हैं, और जो एम्प्लॉई होते हैं, जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, उनका कंटिन्यूस जो है वो मॉनिटरिंग किया जाता है, उनका सर्विलांस किया जाता है।
Over the last decade, there has been a shift to what is often called flexible production and decentralization of the work. It is argued that in this period of globalization, it is the growing competition between firms and countries that make it essential for firms to organize production, suiting the changing market condition. To illustrate how this new system operates and what the implications may be for the workers, read the quote from a study of the garment industry in Bangalore. लास्ट डिकेड में हमें देखने को मिला एक फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन, एक डिसेंट्रलाइजेशन। ये डिसेंट्रलाइजेशन हमें देखने को मिला है ग्लोबलाइजेशन के कारण। ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हुआ, जो पूरे दुनिया है वो आपस में कनेक्टेड हो गई। एक देश की कंपनी दूसरे देश में काम कर रही है, तो वो अपने प्रोडक्ट्स जो किसी एक कंपनी में एक देश में बनाती थी और बी कंट्री में जाकर के बेचती थी, वो बनाती थी वहाँ के वहाँ जो लेबर्स होते थे उनका कॉस्ट लगता था, वहाँ प्रोडक्शन का कॉस्ट लगता था, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करके दूसरे कंट्री ले जाओ उसका कॉस्ट लगता था, और फिर जा करके उसके मार्केट में को कैप्चर करना, और बहुत सारी परेशानियाँ होती थी। अब ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हुआ, वो कंपनी जो है वो अपने सारे जितने भी उसके रॉ मटेरियल्स हैं वो जिस कंपनी में यानी जिस कंट्री के अंदर उसकी पकड़ अच्छी है, जहाँ पे उसको ईजिली मार्केट का एक्सेस मिल पाता है, वहीं जा करके वो अपना एक सेटअप कर लेती है और उसी कंट्री के अंदर जो है सो रॉ मटेरियल्स मंगाना, वहीं पे उसका प्रोडक्शन करना और उसी मार्केट में बेच देना। इससे क्या होता है, जिस मार्केट में वो बेचती है वहाँ पे अगर जो है सो अगर लेबर कॉस्ट बहुत चीप है तो उसे चीप लेबर मिल गया और उसका प्रोडक्शन जो है वो ईजिली हो गया। लेबर्स ईजिली, जैसे इंडिया जैसे कंट्री में, इंडिया एक बड़ी मार्केट है, यहाँ चीप लेबर है, वेजेस भी कम है, तो जो कंपनी होती है उसको प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाता है। तो कंपनी क्या करती है, ऐसे ही जो है वो अपना प्रोडक्शन करती है। इसी को हम कह सकते हैं ये एक फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन होता है, जहाँ से उसे जो चीज़ें सस्ता मिली वो वहाँ से ले आओ। जैसे कि कोई रॉ मटेरियल्स चाइना से सस्ता मिल रहा है तो चाइना से रॉ मटेरियल ले लो। इंडिया का मार्केट अच्छा है, बहुत ज़्यादा जो है सो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, तो इंडिया के मार्केट को पकड़ लो। किसी कंपनी, कोई ऐसा कंट्री है जहाँ पे हमें गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, यानी टैक्स हेवन कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे जाकर के अपने कंपनी को सेटअप कर लो। यानी इंडिया में बेचो सब, चाइना से रॉ मटेरियल लाओ, किसी एक्स कंट्री में जो है सो प्रोड्यूस करो, उसको गवर्नमेंट को टैक्स कम देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, और एक जो है सो नेक्स्ट कंट्री में जाकर के जहाँ पे मार्केट अच्छी है वहाँ पे बेच दो। अब लेबर भी जो है, जैसे आईटी कंपनीज लोग सब हैं, तो वो क्या करते हैं, जो बहुत सारे काम होते हैं वो इंटरनेशनल लोगों को दे देते हैं, वो दूसरे कंट्री में जो है अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, वहाँ से चीप लेबर के थ्रू जो है वो अपना काम करवा लेते हैं। तो आज का जो समय है वो ग्लोबलाइजेशन के कारण फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन है। यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क हमें देखने को मिलता है, यानी एक जगह पूरा का पूरा काम नहीं हो रहा है, बल्कि काम का अलग अलग पार्ट अलग अलग जगहों पे हो रहा है और एक जगह सेंट्रलाइज्ड कर दिया है। फॉर एग्जांपल के लिए फिर से वही एग्जांपल, एक कार का एग्जांपल, उसका व्हील कहीं और बन रहा है, मिरर कहीं और बन रहा है, उसके नट्स कहीं और बन रहे हैं, और एक जगह सारे ला करके और एक जगह जो है सो उसको सेंट्रलाइज्ड करके, यानी सबका प्रोडक्शन जो हुआ वो डिसेंट्रलाइज्ड हुआ, अलग अलग तरीके से हुआ, और सबको जो है सो इंपोर्ट कर लो, सारी चीज़ को जैसे एक जगह कर लो, इकट्ठा करो और फिर उसको असेंबल करके एक गाड़ी का जो है स्वरूप दे करके और उसको मार्केट में बेच दो। अब इससे क्या पता चलेगा, अभी जो है जिस ब्रांड ने और जिस कंपनी ने उस पर अपना लोगो लगा दिया, वो गाड़ी सिर्फ उसके नाम से जानी जाती है। अब जिन लोगों ने उसके पीछे वर्क किया, उन लोगों का जो है सो बहुत ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूशन दिखता नहीं है जब वो फाइनल मार्केट में आ जाती है। तो आज का जो समय है उसमें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क हमें देखने को मिलता है। It is argued that in this period of globalization, it is the growing competition between firms and the countries that make it essential for the firm to organize production, suiting the changing market condition. आज का जो समय है वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन कंट्री और कंट्री के बीच में भी है, फर्म्स के बीच में भी है, यानी कंपनीज के भी बीच में कंपटीशन है और कंट्रीज के बीच में भी कंपटीशन है। इस कंपटीशन के कारण क्या हो रहा है, तो लोग जो है जिस चीज़ का डिमांड ज़्यादा है मार्केट में उस चीज़ को प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। यानी टाइम टू टाइम जो कंपनीज है वो अपने अंदर जो है चेंजेस भी ला रही है ताकि मार्केट के अकॉर्डिंग चल सके। जो कंपनी उस चीज़ को, उस चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेगी वो मार्केट से पिछड़ जाएगी। इसलिए न्यू चेंजेस आते रहते हैं मार्केट में, और एक हाईली कॉम्पिटिशन मार्केट के कारण क्या होता है, तो चीज़ें हमें अच्छे मिल जाती है, सस्ते दामों पे मिल जाती है कंपटीशन के कारण। इसे एक एग्जांपल के थ्रू जो है सो बताया गया। यहाँ पे एक गारमेंट इंडस्ट्री है बेंगलोर में, उसमें बताया गया जो
कंपनी जो है, जो इंडस्ट्रीज़ है, वो सप्लाई चेन का एक पार्ट होती है। द इंडस्ट्री इज इसेंशियली पार्ट ऑफ अ लॉन्ग सप्लाई चेन एंड यानी जो इंडस्ट्री है वो बहुत सारे बड़े सप्लाई चेन का एक पार्ट है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उस पे लोगो उस इंडस्ट्री का आएगा, लेकिन वो इंडस्ट्री भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अलग अलग जगहों पे बना रही हैं और अपने यहाँ ला करके उसको असेंबल कर रही हैं, इसलिए लॉन्ग सप्लाई चेन का पार्ट हो गया वो इंडस्ट्री। एंड द फ्रीडम ऑफ मैन्युफैक्चरर इज टू दैट एक्सटेंट एक्सट्रीमली लिमिटेड। यानी जो मैन्युफैक्चर है, जो इंडस्ट्री है, वो जिस चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रही है उसका जो फ्रीडम है वो लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल, गाड़ी का ही एग्जांपल लेते हैं। कोई एक कंपनी है या कोई एक ब्रांड है जो कि ए नाम से अपने गाड़ी को मार्केट में लाती है, और वो अपना उस गाड़ी को जब वो लॉन्च करते हैं उसका इंजन कोई जो है सो एक छोटा सा लोकल कोई बनाता है और वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का इंजन बेचता है। अब मान लेते हैं किसी कारणवश वो जो छोटा फर्म था उसने उस इंजन को बेचने से उस कंपनी को मना कर दिया, तो उस कंपनी का जो अपना फ्रीडम था, जो इंडस्ट्री का जो अपना फ्रीडम था, वो वहाँ पे लॉस हो जाता है। इसलिए कहा जाता है इस जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उसका जो फ्रीडम है वो इससे क्या हो गया, तो लिमिटेड हो गया। देयर आर इन फैक्ट मोर देन 1000 ऑपरेशंस बिटवीन द डिजाइनर एंड द फाइनल कंज्यूमर। जहाँ से उस चीज़ को बनना शुरू होता है, जहाँ से डिजाइन शुरू होती है मैन्युफैक्चरिंग की, वहाँ से लेकर और फाइनल कंज्यूमर तक पहुँचने में बहुत सारे ऑपरेशनल थिंग्स होते हैं। इन दिस चेन ओनली 15 आर इन द हैंड्स ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स। यहाँ पे सिर्फ जो है सो उस इंडस्ट्री का बताया गया, ये बेंगलोर का एग्जाम्पल है। इसका कहने का मतलब ये है, जो अगर 100 चीज़ें हैं कंपनी के अंदर, उसमें से जो इंडस्ट्री है जिसके लोगों के अंदर वो चीज़ें बिक रही हैं उसके हाथ में मात्र 15 चीज़ें हैं, बाद बाकी जितने भी चीज़ें 85 थिंग्स जो हैं वो दूसरे लोगों के हाथ में है। यानी अगर जो है सो जो कोई एजिटेशन हो गया तो वो कंपनी उसको फोर्स नहीं कर सकती है, जो तुम्हें इतने ही दाम पे जो है इतने ही वेजेस के अंदर, इतने ही पेमेंट के अंदर तुम्हें काम करना पड़ेगा। जो वर्कर्स हैं उनके पास ऑप्शन है कि वो यूनियन के पास चले जाओ, जो वर्कर्स यूनियन होगा वो वहाँ पे जाकर के एजिटेट करेंगे, वहाँ पे जाकर के अपनी बातों को रखेंगे और उनके पास एक नेगोशिएशन पावर है। इस चीज़ को बताया गया, वो नेगोशिएट कर सकते हैं। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अपना मनमानी नहीं चला सकता है। अब उनके पास भी जो वर्कर्स हैं उनके पास भी एक नेगोशिएशन पावर है यूनियन के रूप में। Whether it is the payment of the existing minimum wage or its substantial revision upwards, what is important is to enlist the support of the retailer in order to cater the necessary pressure upon the government and the local agencies for a higher wage structure and its effective implementation. इसमें यही बताने की कोशिश की गई है, जो यूनियंस होते हैं वो चाहे मिनिमम वेज को लेकर के हों, चाहे अगर हम बात करें जो टाइम टू टाइम जो सैलरीज में इंक्रीजमेंट होती रहती है उसकी बात करें, उनके पास वो पावर है कि वो नेगोशिएट कर सके उस इंडस्ट्रियलिस्ट से भी, गवर्नमेंट से भी, ताकि उनके अकॉर्डिंग एक हायर वेज स्ट्रक्चर बनाया जा सके जो कि इफ़ेक्टिव हो, टाइम के अनुसार इफ़ेक्टिव हो। ऐसा ना हो जो काम तो हम कर रहे हैं मशीन से और बहुत लंबे समय तक काम करें और वेज हमें बहुत कम दिया जा रहा है, तो एक नेगोशिएशन पावर आ गया है उनके भी हाथ में। इस चीज़ को यहाँ बताया गया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल से हमारा जो है वो नया टॉपिक शुरू होगा, वो है पॉलिटिक्स का। इस चैप्टर में हमें पढ़ना था सबसे पहले मैरिज, फैमिली, मैरिज एंड किनशिप। नेक्स्ट हमें पढ़ना था वर्क एंड इकोनॉमी और उसके बाद पढ़ना था पॉलिटिक्स। तो 2 चीज़ें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, फैमिली, मैरिज एंड किनशिप, वर्क एंड इकोनॉमी, और नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा पॉलिटिक्स। इसके बाद हमारा टॉपिक होगा एजुकेशन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट हो या कोई अदर क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कोई सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।